हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम संजय भटनागर दिस साइड। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप पूरे कोर्स को शुरू से वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरे कोर्स में स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपको मार्क्स स्कोर करना। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस पूरे यूनिट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, दूसरा है इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर, तीसरा है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। आप बच्चों को एडवाइस करूंगा कि इस पूरी यूनिट को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये सेम यूनिट आगे जाके चाहे आप BBA कर रहे हो, चाहे BCom कर रहे हो, चाहे BA कर रहे हो, अगर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स कहीं पर आता है तो इस टॉपिक पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और आपको आगे के सारे अगले कोर्सेज को करना आसान हो जाएगा अगर आपने चैप्टर को तरीके से समझा हुआ है। ओके बच्चों, इनकम डिटरमिनेशन यूनिट का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है एग्रीगेट डिमांड। मैं अभी आपको एग्रीगेट डिमांड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से डेफिनेशन सुनिएगा। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी इकोनॉमी में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, जब हम उसकी मनी वैल्यू निकालते हैं, और इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, हम इकोनॉमिक के सेक्टर्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम इसको लिखते हैं, पहला सेक्टर C हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स करती हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स करती हैं। G इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जितना भी पैसा खर्च कर रही है उसको हम G में लेके चलते हैं। और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट जब हम करते पैसा आता है, इम्पोर्ट हम करते हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट की अर्निंग्स माइनस इंपोर्ट की पेमेंट्स विल बी नेट एक्सपोर्ट्स। तो इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं जो एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे इकोनॉमी में खर्च करने को तैयार हैं, उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। एक बार दोबारा से, एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं, जो 4 सेक्टर्स हैं, वो जो भी पैसा खर्च करने को तैयार हैं ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हम उसको टोटल करेंगे। हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट आएगा। ध्यान रखिएगा कि एग्रीगेट डिमांड और आपने अगर लास्ट ईयर किया होगा मार्केट डिमांड, इन दोनों में फ़र्क है। मार्केट डिमांड बेसिकली होता है जब हम किसी एक ही कमोडिटी की बात करें जो मार्केट में टोटल डिमांड है। सपोज मार्केट में A एंड B 2 कंज्यूमर हैं। A किसी चीज़ को, एक पेन को जो 5 रुपये का पेन है वो 10 यूनिट डिमांड कर रहा है, B 5 रुपये के पेन की 10 यूनिट B डिमांड कर रहा है। तो जब हम A एंड B जो टोटल मार्केट में कंज्यूमर्स हैं उनकी टोटल डिमांड को हम सम अप करेंगे, हमारे पास मार्केट डिमांड आएगा विच इज़ 20 यूनिट्स ऑफ दिस पेन एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। एग्रीगेट डिमांड में हम पूरी गुड्स की जितनी भी मार्केट डिमांड है, जितनी भी मार्केट डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, उसको जब हम टोटल करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट आता है। बल्कि एग्रीगेट डिमांड और ज़्यादा बड़ी टर्म मानी जाती है। ओके बच्चों, एग्रीगेट डिमांड का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्रीगेट डिमांड को हम 4 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं: कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अभी मैं आपको पहला कंपोनेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, जो कि हाउस होल्ड जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज में पैसा खर्च कर रहा है उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हम एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम ऐसे लिखते हैं: कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? सपोज आपने इनकम कमाई 100 रुपये, आपको उस इनकम में से आपको टैक्सेस देना पड़ गया 25 रुपये। सपोज आपने 25 रुपीज़ टैक्स दे दिया। अब आपके पास कितना पैसा बच गया? 75 रुपीज़ वो पैसा है जो आपके पास बच गया। आपके डिस्पोजल उस पर ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम काउंट की जाएगी। दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद यू एट योर डिस्पोजल। आप इसको कैसे मर्जी चाहे खर्च कर सकते हैं। अब सपोज 75 रुपीज़ को हम 2 तरीके से खर्च करेंगे। कोई भी कंज्यूमर 2 तरीके से खर्च करेगा। पहला, या तो वो कंजम्पशन पे खर्च करेगा या फिर उसको सेव कर लेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम कम होगा, आपके जो खर्च करने की कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। इसका सेकंड कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम बेसिकली आई लिखते हैं। ध्यान रखिएगा कि
इनकम डिटर्मिनेशन के चैप्टर में हम या और इकोनॉमिक्स में हम इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में आई लिखा जाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम जब डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? टोटल मनी इनकर्ड बाय ऑल द प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स होती हैं वो गुड्स जो कि आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाती है, जैसे मशीनरी परचेज करना या जैसे लैंड बिल्डिंग सब परचेज करना, ये सारी के सारी कैपिटल गुड्स में काउंट होती है जो आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाती हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। ये हम इकोनॉमिक्स में आपके सिलेबस के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि ये ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का मतलब है कि इनकम चाहे बढ़ जाए या कम हो जाए, ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सेम रहता है, ये इनकम के साथ नहीं बढ़ता या इनकम के साथ कम नहीं होता। ओके बच्चों, थर्ड कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करती है इकोनॉमी में, उसको हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आ गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होगा गवर्नमेंट जो जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारे का सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हेडिंग में आता है। जो दूसरा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है दूसरे टाइप का, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि बिल्डिंग्स बनवाना, हाईवेज बनवाना, डैम्स या ब्रिजेस बनाना, जो कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बुला रहे हैं क्योंकि ये कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस करेंगे, हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा, जिसको हम इकोनॉमी में इस चैप्टर में जी करके लिखते हैं। एग्रीकल्चर का जो फोर्थ कंपोनेंट है, जिसको हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी करके लिखते हैं, वो उसको हम नेट एक्सपोर्ट से बुलाते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट बेसिकली होता है जब बाहर की पूरी दुनिया के जो भी लोग हैं, जो भी कंट्रीज हैं, जब वो हमारी गुड को डिमांड करती है, हमारी कंट्री के अंदर बनी हुई गुड्स को डिमांड करती हैं और हम उनको जो बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, तो हम इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट अर्निंग्स। लेकिन जब हम बाहर से कोई चीज़ें मंगवाते हैं अमेरिका से या बाकी सारे देशों से, चाइना वगैरह से, तो हमारे को उन गुड्स के लिए पेमेंट करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट पेमेंट्स हमें करना पड़ता है। जब हम एक्सपोर्ट करें तो पैसा आ रहा है कंट्री में, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, हमारी कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमारे पास नेट एक्सपोर्ट का फिगर आता है, जो कि एग्रीगेट डिमांड का चौथे सेक्टर का कैलकुलेशन माना जाता है। ओके बच्चों, अब आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। जनरली 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। अगर ऐसे आता है तो आपको एग्रीगेट डिमांड डिफाइन करना है और इसके चारों कंपोनेंट्स को C, I, G और X माइनस M को शॉर्ट पे एक्सप्लेन करना है, अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। लेकिन बाकी के इस चैप्टर में ये जो दो सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स, ये आपके सिलेबस में इनकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा डिटेल में नहीं है। हम सिर्फ आगे जो भी सिलेबस हम पढ़ेंगे, हम उसमें सिर्फ दो सेक्टर्स की बात करेंगे, हाउस होल्ड जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट जो कि फर्म्स करती हैं। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I, हम सिर्फ इन दो सेक्टर्स की। ओके बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि एग्रीगेट डिमांड में हम सिर्फ दो सेक्टर्स को लेकर चल रहे हैं। पहला सेक्टर है C और दूसरा सेक्टर है I, इन्वेस्टमेंट। हम बेसिकली आपको एडवाइस करूँगा कि आप इस टेबल को याद कर लें, क्योंकि ये सेम टेबल अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको आगे जाके सारे का सारा कॉन्सेप्ट कई जगह पे सेम टेबल को यूज़ करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको इसमें याद क्या करना है, यहाँ पर हम इनकम एज्यूम कर रहे हैं कि 100 रुपीज़ बढ़ रही है, तो 0 to 100 to 200 300 आप इस पर 100 ऐड करते जाओ। जो पहला कंजम्पशन का फिगर है वो होता है 40 को, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जो भी इनकम है, चाहे इनकम जीरो ही क्यों ना हो, कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कंजम्पशन आप कभी भी नेगेटिव या जीरो में नहीं जाएगा। आप इसमें 80 ऐड करते जाओगे तो आपको पूरा कंजम्पशन का फिगर आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमने माना था कि वो ऑटोनॉमस है, मतलब इन्वेस्टमेंट में इनकम के हिसाब से कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, तो इन्वेस्टमेंट हमने पूरी की पूरी ऑटोनॉमस से ली। एग्रीगेट डिमांड होता है C+I, जब आप C और I को प्लस करोगे आपके पास एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। सो 40 + 20 60, 120 + 20 140 एंड सो ऑन, आपके पास पूरा एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। अभी आपको मैंने बताया था कि एग्रीगेट डिमांड को मैंने आपको टेबल की हेल्प से एक्सप्लेन किया था, अब मैं आपको उसको डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। हम लोगों ने जो अभी हमने टेबल बनाया था उसमें हमने एज्यूम किया था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट रहती है। अगर आपको याद हो 20 करके हमने फिगर लिखा था, इनकम बढ़ रही थी 0 100 200, लेकिन इन्वेस्टमेंट का फिगर 20 था। इसका मतलब कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर्व ड्रॉ करेंगे
तो ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि चाहे इनकम कितनी भी बढ़ जाए इन्वेस्टमेंट हमने कांस्टेंट माना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम इसको इतने पार्ट को बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इसको हम आई बार करके भी लिखते हैं। बार स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमस, दैट इज इट रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम। इनकम बढ़े कम हो, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है। हमने अगर हम कंजम्पशन का ड्रॉ करें अपने टेबल के हिसाब से, तो हमारा कंजम्पशन हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा। ये अगर इसका मतलब क्या होगा कि अगर इनकम जीरो भी है तब भी हमारा ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? वो कंजम्पशन जो इनकम हो या इनकम नहीं हो पर वो कांस्टेंट रहती है। मतलब एक इंसान इतना कंज्यूम जरूर करेगा, इकोनॉमी में इतना मिनिमम कंजम्पशन जरूर रहेगा, चाहे इनकम हो चाहे नहीं हो। दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो जब हम सी बार और आई को प्लस करते हैं हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इस डिस्टेंस को अगर आप टोटल करते हैं और इस डिस्टेंस को टोटल करते हैं, आपके पास एग्रीगेट डिमांड का फिगर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो कंजम्पशन कर्व के ऊपर बनेगा, एंड जो एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन कर्व का जो डिफरेंस है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। ये अगर कांस्टेंट है तो ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब they will be parallel to each other, they will never touch each other, or they will not intersect each other, or they will never come closer to each other। वो कभी भी पास में नहीं आएंगे, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टच नहीं करेंगे। एग्रीगेट डिमांड हमेशा सी और आई के ऊपर बनता है। हेलो बच्चों, आई एम संजय भटनागर दिस साइड, वेलकम टू माय चैनल। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको एग्रीगेट डिमांड जिसका मैं इंट्रोडक्शन अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन। हमारा एग्रीगेट डिमांड है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एग्रीगेट डिमांड में हम 4 सेक्टर्स लेके चलते हैं: कंजम्पशन सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन करता है हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट करती है फर्म्स। सबसे पहले इसका जो टेबल था उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक बार आपको इस पूरे टेबल को याद कर लीजिए। इसमें जो मेन चीज़ आपको याद करना है, आपको ये नंबर याद करना है 40। यहाँ पे याद करने के लिए कुछ नहीं है, 0 लिखा 100 ऐड करते चले गए, यहाँ 40 लिखा 80 ऐड करते चले गए। और हमने इन्वेस्टमेंट एज्यूम किया था कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस रहता है, इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ वेरी नहीं करता। मतलब इनकम बढ़ती है लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इनकम बढ़ रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारी पूरी 20 है, थ्रू आउट 20 है। जब हम 80 होता है सी प्लस आई, तो जब हम सी और आई को प्लस करेंगे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आएगा। जैसे 40 + 20 60, 120 + 20 140 एंड सो ऑन। जब हम इस चीज़ को डायग्रामेटिकली बताते हैं तो ये बनता है, ऐसे कब बनेगा? एक्स एक्सिस पे हम हमेशा इनकम लिखते हैं, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट लिखा जाता है। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, जब हमने कंजम्पशन कब ड्रॉ करा, आपको हमेशा फ्री हैंड डायग्राम बनाना है। आपको इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स को प्लॉट नहीं करना है, मतलब 0 100 200 300 ऐसे करके कहीं नहीं लिखना। आपको सारे डायग्राम फ्री हैंड बनाने हैं, क्योंकि आपके पास डायग्राम को प्लॉट करने का टाइम नहीं होगा एग्जामिनेशन में। सो प्लीज़ अवॉइड प्लॉटिंग इट। हमारा इनकम के हिसाब से जैसे इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो हमने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन खींची थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। अब जैसे से इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ता है, जैसे से इनकम बढ़ती है हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब इनकम 0 होती है तो कंजम्पशन 40 होता है, क्योंकि हम इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन विच हैज़ टू बी डन इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम। इनकम हो या नहीं हो, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इकोनॉमी में होगा ही होगा, उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हमेशा वाई एक्सिस पे वाई से स्टार्ट करता है, ऊपर ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट करता है। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। मैंने आपको कहीं पहले बताया था कि किसी भी इकोनॉमी में जब भी हम कोई 2 वेरिएबल्स है, अगर उनमें कोई नेगेटिव रिलेशन होता है तो कर्व का शेप हमेशा ऐसे बनेगा, और अगर पॉजिटिव होता है तो कर्व का शेप हमेशा ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब है कि क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन में और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब अगर इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रही है, तो हम कर्व का शेप ऐसे बनाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, कंजम्पशन कर्व हमारा पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है, इनकम के बढ़ने के साथ कंजम्पशन बढ़ रही है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, तो जब हम इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को लेते हैं हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे
जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसको हम लिखते हैं सी बार, सी के ऊपर बार, विच स्टैंड्स फॉर ऑटोनोमस कंजम्पशन। आई हमारा जीरो पे भी हमारा इन्वेस्टमेंट है और इतनी इनकम बढ़ जाती है तब भी हमारा इन्वेस्टमेंट सेम है, ये हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज आई बार। तो जब हम सी बार और आई बार को करते हैं तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो हमेशा वाई एक्सिस पे यहाँ से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो जो एडी और सी का डिफरेंस है, भाई एडी होता है सी प्लस आई, एडी होता है सी प्लस आई। अब जब ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि इन जो डिफरेंस है सी और एडी का वो हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन को कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या पास में नहीं आएंगे, दे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। एग्रीगेट डिमांड की कुछ इंपॉर्टेंट, इस डायग्राम से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एग्रीगेट डिमांड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एडी हो गया सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट हमारा एग्रीगेट डिमांड आ गया। पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो, ध्यान से देखिएगा कि जब इनकम जीरो है तब भी हमारा कुछ कंजम्पशन हो रहा है जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बुलाते हैं। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, हमारा कंजम्पशन कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है क्योंकि जैसे से इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, जैसे से इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है। एंड स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व, हमने एज्यूम किया था कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इनकम बढ़े या कम हो इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट है। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। एडी का जो कर्व है वो भी हमारा पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड भी इनकम पर डिपेंडेंट होती है, इनकम बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। स्लोप ऑफ एडी कर्व दैट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। ओके बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई होता है कि एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसकी मनी वैल्यू को हम एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। हम इसको नेशनल इनकम भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेशनल इनकम होता है समेशन ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इकोनॉमी में जितनी भी इनकम जनरेट हुई इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, उसको हम सम अप करेंगे, हमारे पास नेशनल इनकम आती है। इसका मतलब है कि अगर इकोनॉमी में 100 रुपये की गुड प्रोड्यूस हुई, वो जो 100 रुपये आए जनरेट हुए वो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में बढ़ गए इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम इज वन एंड द सेम थिंग। एग्रीगेट सप्लाई को मैंने आपको जब एक्सप्लेन कर रहा था तो एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली मैंने आपको बताया था क्योंकि नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई एक ही बात है। कोई भी इकोनॉमी में जितना भी पैसा कमाया जाता है हम भाई या तो उसको हम कंजम्पशन पे खर्च करेंगे या हम उसको सेव कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। इसका मतलब है कि अगर आपने 0 रुपये कमाए, मतलब इकोनॉमी में कुछ भी इनकम जनरेशन नहीं हुआ, ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है जो कि होता है चाहे कुछ भी हो जाए, इनकम हो या ना हो, इतना कंजम्पशन मिनिमम होता ही है इकोनॉमी में। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी सेविंग्स कितनी हो गई? इनकम माइनस कंजम्पशन, 0 माइनस 40 विल बी माइनस 40। इसका मतलब है हमारी सेविंग माइनस 40 चलेगी। जब हम कंजम्पशन प्लस सेविंग को प्लस करेंगे हमारे पास इनकम आता है जो इस केस में 0 है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि तो इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों की वैल्यू सेम है। अब इनकम बढ़ी 100 हो गई, अभी भी हमारा कंजम्पशन हमारी इनकम से ज़्यादा है, 120 रुपीज़, इनकम 100 है, कंजम्पशन 120, हमारा सेविंग अभी भी -20 है। तो जब आप 120 और -20 को प्लस करेंगे अगेन 100 आएगा, विच इज़ अगेन सिमिलर टू नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई। और इस तरीके से आप जब सारी कैलकुलेशन करेंगे तो इनकम का और एग्रीगेट सप्लाई की सारी वैल्यू सेम आ रही है बिकॉज दे वन एंड द सेम थिंग, हेंस प्रूव्ड। अब ये ध्यान रखिएगा कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो हमेशा 45 डिग्री लाइन बनता है। 45 डिग्री लाइन का मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये कर्व इसको हमेशा 2 इक्वल पार्ट में काट रहा है। ये कर्व हमेशा पूरे एक्स एंड वाई एक्सिस को 2 इक्वल पार्ट में काट रहा है। हम एग्रीगेट सप्लाई को हमेशा 45 डिग्री लाइन क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं इकोनॉमी में, हम ये एज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी में जितनी भी इनकम अर्न हुई, सपोज ये इनकम अर्न हुई, हमारी इनकम इतनी का मतलब है ये हमारी इनकम अर्न हुई, तो उसका जो समेशन है विल ऑलवेज बी इक्वल टू द समेशन ऑफ कंजम्पशन प्लस सेविंग।
जो कंजम्पशन और सेविंग का जो समेशन है वो हमेशा इनकम के बराबर होगा। आप किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे उठा लीजिए, 360 प्लस 40 विल बी 400। तो ये इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक 45 डिग्री लाइन ही ये बात शो कर सकती है। अगर आप कोई और एंगल का लाइन बनाते, सपोज आपने ये लाइन बना दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि यू आर अर्निंग मोर then what you are spending on consumption plus saving, which is not possible. So that is why we always draw aggregate supply curve as a 45 degree line. हम लोगों की जो सबसे एग्रीगेट डिमांड पे जो सबसे पहली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम होती है वो इनकम जो आपके पास टैक्सेस वगैरह सब पे करने के बाद बच जाती है, वो पैसा जो आप अब उसके बाद अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। तो कंजम्पशन जो है वो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करती है। अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। इनकम मैंने आपको मैं अभी सारी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन करा कि आपको सिर्फ क्या याद करना है, इनकम को आप जीरो ले लो और 100 उसमें ऐड करते चले जाओ। सो 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजम्पशन का पहला फिगर आपने ले लिया 40, आप इसमें 80 ऐड करते चले जाओगे, आपके पास सारे के सारे कंजम्पशन का फिगर आ जाएगा। अगर हम इनकम और कंजम्पशन कर्व को यहाँ पे ड्रॉ करें तो इनकम कर्व अभी हम जब एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई या इनकम कर्व ये हमेशा 45 डिग्री लाइन होता है, ये हमेशा एक 45 डिग्री लाइन होगा। अगर हम इस पे कंजम्पशन कर्व प्लॉट करते हैं तो हमारा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन इतना है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कर्व हमेशा वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होता है। कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है बिकॉज कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अब शुरू में अगर आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इनकम जीरो है और आप कंजम्पशन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, इनकम जीरो आप कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं, तो आपको नेगेटिव सेविंग्स हो रही है। मतलब आपके पास आप अर्न नहीं कर रहे पर आप फिर भी कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पैसा या तो बोरो कर रहे हैं या आप अपनी पास्ट सेविंग्स से पैसा निकाल रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड नेगेटिव सेविंग्स और डिस सेविंग्स। जैसे से इनकम बढ़ेगी, जैसे से इनकम बढ़ेगी, शुरू में आपकी कंजम्पशन आपकी इनकम से ज़्यादा है तो आपको नेगेटिव सेविंग रहेगी। इसका मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट पर जब इनकम कंजम्पशन बराबर है उससे पहले आपको हमेशा नेगेटिव सेविंग्स होगी। फिर जैसे से इनकम बढ़ेगी, अब ये पॉइंट आ गया यहाँ पे कि इनकम और कंजम्पशन बराबर है, इनकम कंजम्पशन बराबर है, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर व्हाट यू अर्न विल ऑलवेज बी इक्वल टू द कंजम्पशन। आपने जो भी पैसा कमाया आपने सारा पैसा कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, मतलब आपकी सेविंग यहाँ पे जीरो है। अब इनकम बढ़ी क्योंकि इनकम के बढ़ने की स्पीड 100 है यहाँ पर, कंजम्पशन बढ़ी 80, तो अब आपकी सेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो इनकम माइनस कंजम्पशन विल गिव यू सेविंग्स। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्योंकि इनकम कर्व कंजम्पशन कर्व के ऊपर है तो हमारे को पॉजिटिव सेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं कि आपको पॉजिटिव सेविंग होनी स्टार्ट हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप इस पूरे डायग्राम को एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व ये हमेशा वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होगा, मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन होता है जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो कंजम्पशन कर्व है वो इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड है, मतलब अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है और कंजम्पशन कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप कर्व माना जाएगा। इनकम इज प्रेजेंट कंजम्पशन ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्योंकि इनकम कंजम्पशन से कम है, जो इकोनॉमी में जितना भी पैसा कमाया जा रहा है वो कंजम्पशन से कम है, तो हमारे पास नेगेटिव सेविंग्स आएंगी। ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारी जो इनकम और कंजम्पशन है दोनों बराबर है, एंड उसके बाद क्योंकि हमारी इनकम के बढ़ने की स्पीड कंजम्पशन के बढ़ने की स्पीड से ज़्यादा है, हमारे को पॉजिटिव सेविंग्स होने स्टार्ट हो जाएंगी। ओके बच्चों, अब एक क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं कीन्स साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन। कभी कभी ये छोटा सा क्वेश्चन आता है। कीन्स साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन बेसिकली क्या है, एक इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। उन्होंने एक लॉ प्रोपाउंड किया था, लॉ इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोलते हैं कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये लॉ क्या बताता है कि कंजम्पशन विल नेवर बी जीरो इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम।
ये हमने अभी भी डिस्कस करा कि चाहे इनकम हो या इनकम नहीं हो, कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि सर्वाइवल के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जरूर चाहिए। देन एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस, क्योंकि कंजम्पशन इनकम से रिलेटेड है, डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन। अभी हमने पीछे टेबल में करा कि इनकम हमारी बढ़ रही थी 100, कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा था 80। इसका मतलब क्या है कि इनकम का जो इंक्रीज का प्रोपोर्शन है वो कंजम्पशन के इंक्रीज के प्रोपोर्शन से हमेशा ज़्यादा रहेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंजम्पशन फंक्शन। हम लोगों की जो सबसे एग्री की डिमांड पे जो सबसे पहली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्री की जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम होती है वो इनकम जो आपके पास टैक्सेस वगैरह सब पे करने के बाद बच जाती है, वो पैसा जो आप अब उसके बाद अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। तो कंजम्पशन जो है वो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करती है। अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। इनकम मैंने आपको अभी सारी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन करा कि आपको सिर्फ क्या याद करना है, इनकम को आप जीरो ले लो और 100 उसमें ऐड करते चले जाओ। सो 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजम्पशन का पहला फिगर आपने ले लिया 40, आप इसमें 80 ऐड करते चले जाओगे, आपके पास सारे के सारे कंजम्पशन का फिगर आ जाएगा। अगर हम इनकम और कंजम्पशन कर्व को यहाँ पे ड्रॉ करें तो इनकम कर्व, अभी हम जब एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई या इनकम कर्व ये हमेशा 45 डिग्री लाइन होता है, ये हमेशा एक 45 डिग्री लाइन होगा। अगर हम इस पे कंजम्पशन का प्लॉट करते हैं तो हमारा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन इतना है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का हमेशा वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होता है। कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बिकॉज कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अब शुरू में अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इनकम जीरो है और आप कंजम्पशन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, इनकम जीरो आप कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं, तो आपको नेगेटिव सेविंग्स हो रही है। मतलब आपके पास आप अर्न नहीं कर रहे पर आप फिर भी कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पैसा या तो बोरो कर रहे हैं या आप अपनी पास सेविंग से पैसा निकाल रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड नेगेटिव सेविंग्स और डिस सेविंग्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी शुरू में आपकी कंजम्पशन आपकी इनकम से ज़्यादा है तो आपको नेगेटिव सेविंग रहेगी। इसका मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट पर जब इनकम कंजम्पशन बराबर है उससे पहले आपको हमेशा नेगेटिव सेविंग्स होगी। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, अब ये पॉइंट आ गया यहाँ पे कि इनकम और कंजम्पशन बराबर है, इनकम कंजम्पशन बराबर है, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर व्हाट यू अर्न विल ऑलवेज बी इक्वल टू द कंजम्पशन। आपने जो भी पैसा कमाया है आपने सारा पैसा कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, मतलब आपकी सेविंग यहाँ पे जीरो है। अब इनकम बढ़ी, क्योंकि इनकम के बढ़ने की स्पीड 100 है, यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ी 80, तो अब आपकी सेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो इनकम माइनस कंजम्पशन विल गिव यू सेविंग्स। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, क्योंकि इनकम कर्व कंजम्पशन कर्व के ऊपर है, तो हमारे को पॉजिटिव सेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं कि आपको पॉजिटिव सेविंग होनी स्टार्ट हो गई। आ गया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है, प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब होता है डिजायर टू कंज्यूम। हम प्रोपेंसिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हम एपीसी लिखते हैं इकोनॉमिक्स में। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। किसी भी लेवल ऑफ इनकम पर जो भी हमारी कंजम्पशन है, अगर हम दोनों को रेशियो निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास एपीसी आता है। तो दूसरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम एमपीसी करके भी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक पार्ट कंजम्पशन पे खर्च करता है, तो दैट पार्ट ऑफ इंक्रीज कंजम्पशन विच इज डेल्टा सी टू इंक्रीज इनकम इज एमपीसी। ओके बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम एपीसी करके लिखते हैं। मैंने आपको भी बताया था कि एपीसी होता है द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। जो भी इनकम है उसमें से आप जितना भी पार्ट कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हो, तो कंजम्पशन अपॉन इनकम हमारे पास एपीसी आता है। अगर हम इसको टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करें,
मैंने आपको बताया था कि आप एक फिगर याद कर लो, इनकम आपको 0 है, 100 ऐड करना है, कंजम्पशन आपका 40 है, आप इसमें 80 ऐड करते जाओ। तो जब आप इनकम है कंजम्पशन है तो आप एपीसी निकाल सकते हो। एपीसी हमारा हो गया C/Y। तो ऑब्वियसली जब 40/0 करेंगे तो हमारे पास हम डैश चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आंसर नहीं निकाल सकते। 120/100 हमारे पास रहेगा 1.20, ये हमारा एपीसी है। देन क्योंकि इनकम बढ़ रही, कंजम्पशन भी बढ़ रही, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कि इनकम और कंजम्पशन बराबर है। भाई जब इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं तो C/Y करेंगे, हमारे पास एपीसी की वैल्यू आएगी 1। अब इनकम आगे बढ़ गई, 300 हो गई, कंजम्पशन भी बढ़ा, कंजम्पशन की बढ़ने की स्पीड इनकम के बढ़ने की स्पीड से कम है, तो 280/300 हमारे पास आंसर आएगा 0.93। एंड देन अगली इनकम पे 0.90। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो एपीसी है उसकी वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। लगातार क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जैसे से इनकम बढ़ती है कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई होती चली जाती है और कंज्यूमर अपनी इनकम का लेस एंड लेस पार्ट कंजम्पशन पे खर्च करता है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें, ये हमारा इनकम कर्व है विच इज़ अ 45 डिग्री लाइन। मैंने आपको बताया था कि 45 डिग्री लाइन ही बनाना है इनकम कर्व किसी और एंगल का नहीं बन सकता। हमारा कंजम्पशन कर्व हमेशा वाई एक्सिस पे स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब इनकम बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ी, तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप C/Y करोगे, 120/100 1.20 आएगा। मतलब इस पॉइंट से पहले क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है तो एपीसी की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी। जैसे कि इस केस में 1.20 है। अब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इनकम कंजम्पशन दोनों बराबर है, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। क्योंकि इनकम कंजम्पशन दोनों बराबर है तो जब आप C/Y करोगे दैट इज 200/200 हमारे पास आंसर आएगा 1। मतलब इस पॉइंट पर ब्रेक इवन हमेशा एपीसी की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। एंड अब इनकम आगे बढ़ी, लेकिन अब क्योंकि कंजम्पशन इनकम से कम है तो एपीसी की वैल्यू भी 1 से कम रहेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे 280/300 तो आंसर हमेशा 1 से कम आएगा, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ऊपर जो लिखते छोटा है, नीचे जो लिखते बड़ा है, तो हमारा आंसर 1 से कम होता और 1 से कम होगा। और आगे धीरे करके जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एपीसी डिक्लाइन करेगा। इसका मतलब बेटे अगर हम एपीसी की पूरे कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करते हैं तो हमारे को ये पता चलता है कि एपीसी इज़ मोर देन 1। एपीसी की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे इनकम 1 लाख भी हो जाती है फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहेगा, तो एपीसी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, कैन द वैल्यू ऑफ एपीसी बी 0? No, this is not possible. APC can never be 0 because consumption will always be there. Consumption मतलब C/Y हो गया। अगर consumption की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो APC की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। APC is equal to 1 at break even point. At break even point यहाँ पे कि इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर है, APC will be equal to 1। जैसे इनकम आगे बढ़ी, इनकम बढ़ी 200 से बढ़ के 300 हो गई, कंजम्पशन 200 से बढ़ के 280 हुआ, तो एपीसी की वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब एपीसी यहाँ पर 1 से कम है। एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इनकम। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक तो एपीसी पहले 1.20 था, फिर 1 हुआ, फिर 0.93, फिर 0.90। मतलब एपीसी लगातार डिक्लाइन कर रहा है। एपीसी कैन नेवर बी 0 बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। ओके बच्चों, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इस 100 रुपीज़ के इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन हमारी 80 बढ़ी, तो एमपीसी डेल्टा C/डेल्टा वाई, डेल्टा C हमारा हो गया 120 - 40 80, डेल्टा वाई हो गया हमारा 100 - 0 100। तो जब हम 80/100 करेंगे हमारे पास 0.80 आएगा। तो हम इस तरीके से एमपीसी निकालते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड एमपीसी। क्योंकि हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें हमने ये माना है कि इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, कंजम्पशन हमारी 80 बढ़ रही है, तो हमारा जो एमपीसी वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर एमपीसी कांस्टेंट रहेगा तो हमारा जो कंजम्पशन कर्व है दैट मीन्स इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। द स्लोप ऑफ कंजम्पशन टू इनकम इज कांस्टेंट थ्रू आउट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है कि हमारी इतनी इनकम बढ़ी और हमारा इतना कंजम्पशन बढ़ा,
तो ये जो पार्ट है हमारा कंजम्पशन का, ये हमारे इनकम के पार्ट से कम है, क्योंकि इनकम 100 बढ़ रही, कंजम्पशन 80 बढ़ रहा है, इनकम 100, कंजम्पशन 80 बढ़ रहा है। ओके बच्चों, अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी और एमपीसी के बीच में डिफरेंस बताना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी आपको डिफरेंसेस बताने के लिए बोला जाता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में बताने के लिए बोला जाए, आपको हमेशा टैबुलर फॉर्म में बहुत नीट एंड क्लीन टैबुलर प्रेजेंटेशन देनी है। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा मीनिंग। भाई एपीसी होता है रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। एमपीसी होता है रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सेकेंड पॉइंट, वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1। जो एपीसी है उसकी वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1 बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से कंजम्पशन कर्व हमेशा इनकम कर्व के ऊपर रहेगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले एपीसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहती है। लेकिन एमपीसी की वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि कभी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो अपनी बढ़ी हुई इनकम का जो भी पार्ट कंजम्पशन पे खर्च करेगा, वो कंजम्पशन का पार्ट इनकम के बढ़े हुए पार्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट, रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम। जब इनकम बढ़ती है तो एपीसी और एमपीसी दोनों गिरते हैं, एपीसी भी गिरता है, एमपीसी भी गिरता है। लेकिन एमपीसी के गिरने की जो स्पीड है वो एमपीसी के गिरने की स्पीड से कम होती है। एपीसी फॉल्स एट अ रेट लेस इन द फॉल ऑफ एमपीसी, जबकि एमपीसी जो है उसके गिरने की स्पीड, उसके नीचे जाने की स्पीड एपीसी की गिरने की स्पीड से हमेशा ज़्यादा रहेगी। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम संजय भटनागर दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड जितनी बार वीडियोस देखते हो प्लीज़ लाइक करो, ठीक है। मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन बेसिकली, अगर आप डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सेविंग्स एंड नेशनल इनकम। इनकम और सेविंग्स का जो फंक्शनल रिलेशन है उसको हम सेविंग फंक्शन बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि सेविंग जो है दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो आपकी सेविंग भी बढ़ेगी। डिस्पोजेबल इनकम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, द इनकम विच इज़ लेफ्ट एट योर डिस्पोजल, जो आप अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर सकते हो, उसको हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इनकम के हम दो पार्ट मैंने आपको डिस्कस किए थे। पहला पार्ट, इनकम कोई भी कंज्यूमर दो तरीके से खर्च करता है, या तो वो कंजम्पशन पे खर्च करेगा या वो सेव करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ती है। तो अगर हम इसको सेविंग्स को निकालते हैं, हम कैसे निकालेंगे? वही सेम टेबल जो मैंने आपको पहले बताई। आपको इनकम का फिगर याद करना है 0, इसमें आप 100 ऐड करते जाओगे, आपके पास इनकम आ जाएगा। कंजम्पशन में आपको सिर्फ पहला नंबर याद करना है 40, आप इसमें 80 ऐड करते जाओगे, आपके पास पूरा कंजम्पशन आ जाएगा। भाई आपने 0 कमाया, आपने 40 कंजम्पशन पे खर्च करा, कुछ नहीं कमा रहे, कुछ खर्च कर रहे हो कंजम्पशन पे, तो आपकी जो सेविंग्स है वो -40 हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है कि किसी भी ह्यूमंस को कंज्यूम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन पे पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी पास सेविंग्स से खर्च करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे हमारी जो भी कंजम्पशन है, इट वुड लीड टू नेगेटिव सेविंग्स। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनकम बढ़ी, 100 बढ़ी, क्योंकि कंजम्पशन के बढ़ने की स्पीड इनकम के बढ़ने की स्पीड से स्लो होती है, तो इन कंजम्पशन हमारा सिर्फ 80 बढ़ा। सो इनकम माइनस कंजम्पशन, हमारे पास सेविंग्स आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी भी कंजम्पशन सेविंग से ज़्यादा, मतलब हम 100 रुपये कमा रहे हैं, 120 खर्च करें तो हमारे पास अभी भी नेगेटिव सेविंग्स हो रही है, एंड सो ऑन। इनकम 100 बढ़ाते जाएंगे, कंजम्पशन 80 बढ़ाते जाएंगे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे कि आपकी इनकम और आपका कंजम्पशन दोनों बराबर है। जिस पॉइंट पर आपका इनकम और कंजम्पशन बराबर है, भाई आपने जितना पैसा कमाया उतना पे कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपकी सेविंग्स 0 हो जाएंगी। और इस पॉइंट के बाद हमारा इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो सेविंग अब पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम इसको डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखें इसका, तो मैंने आपको बताया था कि इनकम लाइन हमेशा हमारी 45 डिग्री लाइन होती है। तो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होती है, ये 45 डिग्री हमारी इनकम लाइन है,
कंजम्पशन हमेशा वाई एक्सिस पे स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि कंजम्पशन इनकम से जा रहा है, तो हमारा पॉजिटिव साइड पर 0 से ऊपर पॉजिटिव साइड पर कंजम्पशन स्टार्ट होगा। फिर इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ी। एक शुरू में क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है, आपको नेगेटिव सेविंग्स होंगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे कि आप जो भी कमा रहे हो इनकम और जो कंजम्पशन है वो दोनों बराबर है, तो आपकी सेविंग ज़ीरो हो जाएगी, जिसको हम, अगर आपको याद हो, हम इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट दिखाता है। और इस पॉइंट के बाद क्योंकि इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा है तो हमारे को पॉजिटिव सेविंग होगी। अगर हम इस डायग्राम से यहाँ पे सेविंग कर्व डिराइव करें तो आप ध्यान से देखेंगे कि इतना डिस्टेंस हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, तो हमारा जो सेविंग कर्व है वो नेगेटिव साइड में स्टार्ट हो रहा है। दिस इज आवर नेगेटिव कंजम्पशन और नेगेटिव कंजम्पशन वुड रिजल्ट इनटू नेगेटिव सेविंग्स। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि क्योंकि इस पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन बराबर है, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, हमारी सेविंग जीरो हो जाएगी। और इस पॉइंट के बाद इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा है तो हमारे सेविंग कर्व जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा, मतलब हमारी सेविंग्स पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके बच्चों, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास सेविंग की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो पॉइंट है वो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व विल ऑलवेज बी ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा वाई एक्सिस का नेगेटिव साइड है, इसके नीचे का पॉइंट, और हमारा सेविंग कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्यों ऐसे क्यों होता है? क्योंकि शुरू में कंजम्पशन के इनकम के ज़्यादा होने की वजह से हमारी सेविंग नेगेटिव रहती है। सेकेंड पॉइंट, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। हमारा जो सेविंग कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसके इनकम से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो जैसे से इनकम बढ़ेगी सेविंग्स भी बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ेगी सेविंग भी बढ़ रहा है। थर्ड पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे वाई और सी दोनों बराबर होते हैं, इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो सेविंग है जीरो हो गई। भाई जितना कमाया आपने सारा पैसा कंजम्पशन पे खर्च किया, तो इसका मतलब है कि आप कुछ सेव नहीं कर पाए, तो आपकी सेविंग जीरो हो गई। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जब आपकी इनकम आपकी कंजम्पशन से ज़्यादा है तो आपकी जो सेविंग्स है वो पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपका पैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आप कमा ज़्यादा रहे हैं और आप कंजम्पशन पे कम खर्च कर रहे हैं कंपैरेटिवली। ओके बच्चों, अगला टॉपिक हमारे पास आता है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब मैं आपको एपीसी और एमपीसी एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको तभी बताया था। प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब होता है डिज़ायर, यहाँ पे हो गया डिज़ायर टू सेव। हम प्रोपेंसिटी टू सेव को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको हम एपीएस करके डिनोट करते हैं। हम आगे जो भी यहाँ पे भी इसको यूज़ करेंगे, हम इसको एज एपीएस लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम। मतलब अगर आपकी इनकम सपोज 100 रुपये थी और आपने 20 रुपये सेव करे तो आपका जो एपीएस हो जाएगा वो हो जाएगा 0.20। अगला पॉइंट है, अगला जो प्रोपेंसिटी का टाइप है वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। दैट इज हम इसको एमपीएस करके लिखते हैं। एमपीएस बेसिकली होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। इसका मतलब है कि अगर हमारी इनकम बढ़ के 0 से 100 हुई, हमारे पास 100 रुपये का चेंज आया, और हमारी सेविंग बढ़ के 20 से 80 हो गई तो 60 रुपये का चेंज आया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो एमपीएस है वो 0.60 हो गया। ओके बच्चों, हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सेविंग अपॉन इनकम, एस अपॉन वाई। ये हमारी इनकम है, आपको वही सेम टेबल आपको बार बार रिपीट हो रहा है। इनकम आप 0 लिखेंगे, 100 ऐड करते जाइए। कंजम्पशन पहला फिगर लिखेंगे 40, 0 के आगे 40 लिखा, 80 ऐड करते गए। इनकम माइनस कंजम्पशन आपके पास आ जाएगा सेविंग। ये हम टॉपिक पहले ही कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, सेविंग अपॉन इनकम -40 अपॉन 0 हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो डैश डाल दिया। -20 अपॉन 100 हमारे पास आ जाएगा -0.20। सेविंग अपॉन इनकम, क्योंकि सेविंग नेगेटिव में तो हमारा एपीएस है वो नेगेटिव में होगा। फिर इनकम बढ़ी, अब ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन बराबर है। अगर आपने अभी पीछे डायग्राम देखा हो, जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं तो हमारा जो सेविंग है वो 0 होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम एस अपॉन वाई करेंगे, 0 अपॉन 200 करेंगे, हमारा आंसर 0 आएगा। देन 20 अपॉन 300 0.067, 40 अपॉन 400 0.10 एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखेंगे एपीएस की टेंडेंसी कि एपीएस लगातार पहले नेगेटिव में था, फिर 0 हुआ,
पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। एपीएस की वैल्यू हमेशा इनकम के साथ साथ, क्योंकि सेविंग्स बढ़ती हैं तो एपीएस भी बढ़ता है। ओके बच्चों, अगर हम एपीएस के डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें, ये हमारा इनकम कर्व है जो 0 से स्टार्ट होता है, ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। ये हमारा कंजम्पशन कर्व है जो पॉजिटिव साइड पे से स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब हम इन दोनों कर्व से सेविंग कर्व बनाते हैं तो सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होती है शुरू में। इनकम ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा, तो सेविंग नेगेटिव में स्टार्ट होगा। इसका मतलब अगर आप एपीएस की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से देखेंगे तो एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। भाई एपीएस 1 कब होगा? एपीएस हमारा 1 तब होगा जब हमारा इनकम और सेविंग बराबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा एक इनकम का पार्ट आप कंजम्पशन पे जरूर खर्च करते हो। मतलब यू कैन नॉट सेव दी एंटायर इनकम, यू हैव टू स्पेंड सम मनी ऑन कंजम्पशन। आपको कुछ पार्ट कंजम्पशन पे जरूर खर्च करना है, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि एपीएस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, कैन द वैल्यू ऑफ एपीएस बी 1? No, it cannot be 1 because saving can never be equal to income. Why? Because there will always be some consumption. इसका सेकेंड पॉइंट है APS can be 0. ध्यान रखिएगा कि जिस पॉइंट पर सेविंग को एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, या जिस पॉइंट पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे हमारी इनकम और कंजम्पशन बराबर है, भाई जो भी आपने कमाया कंजम्पशन पे खर्च कर दिया तो आपकी सेविंग होगी 0। जब आपकी सेविंग 0 होगी तो आपका APS भी 0 हो जाएगा, एपीएस भी 0 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जहाँ पे कि सेविंग 0 होती है, जहाँ पे सेविंग 0 होती है उस पॉइंट से पहले, क्योंकि हमारा सेविंग नेगेटिव में होता है तो हमारा एपीएस भी नेगेटिव में होगा। अगेन ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, कैन द वैल्यू ऑफ एपीएस भी नेगेटिव? Yes, it can be negative before break even point because consumption is more than income and savings are in negative. फोर्थ पॉइंट, एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम। अगर आप ध्यान से देखेंगे शुरू में यहाँ पे एपीएस अगर कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ एपीएस 0, इसके बाद एपीएस पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सेविंग पॉजिटिव हो रही है। अगर आप अभी जो पीछे मैंने आपको टेबल एक्सप्लेन करा, अगर आप उसको भी ध्यान से देखेंगे तो जो एपीएस की वैल्यू है वो लगातार बढ़ती है, क्योंकि जैसे से इनकम बढ़ती है सेविंग्स भी बढ़ती हैं। सो यस, द वैल्यू ऑफ एपी विल राइज विद इंक्रीज इन इनकम। ओके बच्चों, अब हमारा अगला पॉइंट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल, मतलब जब भी इनकम बढ़ती है उस बढ़ी हुई इनकम का एक पार्ट कंज्यूमर जरूर सेव करता है। सो जो भी चेंज करा है, तो जो भी सेविंग्स में चेंज आया है अपॉन जो भी इनकम में चेंज आया है वो हमारा एमपीएस होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। वही सेम टेबल फिर से रिपीट हो रही है। इनकम आप 0 लिखो, आप 100 ऐड करते जाओ। कंजम्पशन पहला फिगर 40 है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, आप 80 ऐड करते जाओ। इनकम माइनस कंजम्पशन आपके पास आ गई सेविंग। सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा एस। डेल्टा एस निकाला, डेल्टा एस हम कैसे निकालते हैं? अगला सेविंग माइनस पिछला सेविंग। भाई इससे पहले का कोई सेविंग का फिगर हमारे पास है नहीं तो हम ये नहीं निकाल सकते। दिस माइनस 20 माइनस 40, हमारे पास प्लस 20 का फिगर आएगा। ध्यान रखिएगा कि जो चेंज इन सेविंग है वो सारे के सारे फिगर्स हमेशा पॉजिटिव में आएंगे, वो नेगेटिव में नहीं आते। अगेन हम अगर ध्यान से देखेंगे तो 0 माइनस 20, 0 माइनस 20, माइनस प्लस कर गया, हमारे पास प्लस 20 का फिगर आएगा। एंड 20 माइनस 0 20, 40 माइनस 20 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ गया डेल्टा वाई, चेंज इन इनकम। इनकम हमारी 100 बढ़ रही थी तो 100 माइनस 0 100, 200 माइनस 100 एंड सो ऑन। जब आप एमपीएस निकालेंगे विच इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, 20 अपॉन 100 हमारे पास 0.20 आ जाएगा। आपके सिलेबस के हिसाब से हम अभी सिर्फ ये मान के चलते हैं, हमने जो भी चेंज इन सेविंग आ रहा है वो हम कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एमपीएस है वो भी कांस्टेंट रहेगा, 0.20, 0.20 एंड 0.20। ओके बच्चों, अभी हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव की हमने टैबुलर एक्सप्लेनेशन देखी थी कि कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम उसको डायग्राम की मदद से उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। जो सेविंग कर्व का स्लोप है, अगर मैं आपको याद हो कि सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, जो सेविंग कर्व का स्लोप है वो हमारा एमपीएस होता है। इसको हम बोलते हैं एमपीएस। मतलब अगर इतनी इनकम बढ़ी
तो हमारा इतना सेविंग बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा कि जो इनकम बढ़ी और जो सेविंग बढ़ी, जो सेविंग के बढ़ने का स्पीड है या जो रेट है वो इनकम के बढ़ने की स्पीड से कम है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज एमपीएस। मैंने आपको अभी बताया कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन सेविंग इज एमपीएस, मतलब सेविंग कर्व का जो स्लोप है वो हम एमपीएस से मेजर करते हैं। एमपीएस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, मतलब जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक पार्ट जरूर सेव करता है, एक पार्ट सेव करता है, बट इट इज़ लेस देन 1, मतलब कि कभी भी वो पूरी की पूरी जो इनकम बढ़ी है वो पूरी की पूरी सेव नहीं करेगा। ही विल ओनली बी सेविंग अ पार्ट ऑफ इंक्रीज इनकम बट नॉट द एंटायर इंक्रीज इनकम। सो इसका मतलब है कि एमपीएस जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा। एमपीएस कैन बी 1 इफ एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ी से 0 से बढ़ के 100 हो गई और सेविंग भी जो भी था वो बढ़ के 100 हो गया, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई अगर बराबर है, ओनली इन दैट सिचुएशन एमपीएस कैन बी 1, जो जनरली नहीं होता। देन एमपीएस कैन बी 0। एमपीएस 0 कब होगा? फिर सपोज कंज्यूमर की इनकम पहले थी 100, कंजम्पशन था 40, सेविंग थी हमारी 60, अब इनकम बढ़ के 200 हो गई। कंज्यूमर ने क्या करा? अपने सारे के सारे इनकम को उसने बिल्कुल भी सेव नहीं करा, उसने अपनी कंजम्पशन को 100 रुपीज़ बढ़ा दिया, तो मतलब उसकी अभी भी सेविंग 0 है। अगर सेविंग 0 है तो डेल्टा एस हमारा 0 आ जाएगा। 60 माइनस 60 विल बी डेल्टा एस, वो 0 आ जाएगा। वाई इनकम हमारी 100 बढ़ी तो 0 अपॉन 100 हमारा एमपीएस 0 आ जाएगा। बट दीज आर रेयर सिचुएशंस। एमपीएस की वैल्यू 1 होगी अगर उसने अपनी सारी की सारी इनकम सेव कर ली। एमपीएस की वैल्यू 0 तब होगी अगर उसने अपनी सारी की सारी इनकम कंजम्पशन पे खर्च कर दी, कुछ भी सेव नहीं करा। ओके बच्चों, अभी हमने कहा कि हम कैसे एमपीएस को टेबुलर फॉर्म से निकालते हैं। अब हम कर रहे हैं एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, उसको हम डायग्रामेटिक कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव साइड से स्टार्ट होता है क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होती है शुरू में, तो सेविंग नेगेटिव आती है। सेविंग 0 हो जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट पर, उसके बाद सेविंग पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो एमपीएस होता है वो सेविंग कर्व का स्लोप होता है, मतलब अगर कंज्यूमर की इतनी इनकम बढ़ी तो इतनी सेविंग बढ़ी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनकम के बढ़ने का जो रेट है वो सेविंग के बढ़ने के रेट से ज़्यादा है, मतलब अगर डेल्टा एस है वो हमेशा डेल्टा वाई से कम होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो एमपीएस है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा रहेगी और 1 से कम रहेगी। एक बार मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक पार्ट सेव करता है, ये हम इकोनॉमिक्स में अज्यूम करते हैं, लेकिन वो अपनी सारी की सारी इनकम सेव नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया कि क्योंकि पार्ट सेव कर रहा है तो एमपीएस विल बी ग्रेटर देन 0, बट वो अपनी सारी की सारी इनकम सेव नहीं कर रहा तो एमपीएस विल बी लेस देन 1। जो थर्ड पॉइंट है वो है एमपीएस कैन बी 1 इफ एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड। एमपीएस की वैल्यू कुछ रेयर सिचुएशन में 1 हो सकती है। कब? जबकि जो भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ी उसने क्या करा? उसने अपनी सारी इनकम को सेव कर लिया। मतलब सपोज हम मान के चलते कि अगर उसकी पहले सेविंग 60 थी, अब उसने सेविंग को बढ़ा के 160 कर दिया, पूरा 100 रुपये उसने जो डेल्टा वाई था वो पूरा सेव कर लिया, तो उसका डेल्टा एस आ जाएगा यहाँ पे 100, डेल्टा वाई यहाँ पे 100 है, तो एमपीएस इस सिचुएशन में हमारे पास आ जाएगा 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन अगर अगर लास्ट पॉइंट है वो है एमपीएस कैन बी 0। एमपीएस की वैल्यू 0 कब हो सकती है? कुछ रेयर सिचुएशंस में, जब कंज्यूमर ने क्या करा कि सपोज कंज्यूमर की इनकम बढ़ी 100 से बढ़ के 200 हो गई और कंज्यूमर ने क्या करा? उसने कोई भी पार्ट को सेव नहीं करा, उसने 100 रुपीज़ सारे कंजम्पशन पे खर्च कर दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो डेल्टा एस है वो 0 है, मतलब चेंज इन सेविंग 0 है। जब चेंज इन सेविंग 0 है तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई 0 अपॉन 100 आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है कि एमपीएस 0 तब होगा जब उसने सारी की सारी इनकम कंजम्पशन पे खर्च कर दी, कुछ भी सेव नहीं करा। एमपीएस 1 कब होगा? जब सारी की सारी इनकम कंजम्पशन पे खर्च कर दी, सारे की सारी इनकम सेव करी, कंजम्पशन पे कुछ नहीं खर्च करा। जो कभी कभी क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन एपीएस एंड एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का डिफरेंस। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंसेस हमेशा टैबलेट फॉर्म में देने हैं। तो एपीएस और एमपीएस को जो सबसे पहला बेसिस है डिफरेंस का वो है मीनिंग। एपीएस होता है रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम,
एमपीएस होता है रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इनकम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, वैल्यू लेस देन जीरो। भाई एपीएस की वैल्यू जीरो हो सकती है या जीरो से कम हो सकती है कब? ब्रेक इवन पॉइंट से पहले या उससे पहले जब सेविंग्स नेगेटिव होती है। ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीएस जीरो हो जाएगा, पर उससे पहले क्योंकि सेविंग्स नेगेटिव होती है हमारी एपीएस की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। लेकिन एमपीएस की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अभी हमने पिछले टॉपिक में रीड किया था कि एमपीएस की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में वेरी करती है। तीसरा जो डिफरेंस का पॉइंट है वो है फॉर्मूला। हम एपीएस को लिखते हैं एस अपॉन वाई, ये एक्चुअली कुछ ना कुछ सेम पॉइंट है। एमपीएस होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो इस तरीके से आप एक टेबल बना के एक 2-3 मार्क का क्वेश्चन आता है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशन होता है हम ये पढ़ेंगे। एपीसी एंड एपीएस हमने अभी पढ़ा था कि जो भी कंज्यूमर इनकम अर्न करता है, जो भी इकोनॉमी में इनकम अर्न होती है, वो या तो कंजम्पशन पे खर्च हो जाती है या वो सेव हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि जो कंजम्पशन और सेविंग का समेशन है उससे हमारे पास इनकम आएगी। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने सबको 100 रुपये कमाए, आपने कंजम्पशन पे 120 रुपये खर्च कर दिए, और तो आपकी सेविंग नेगेटिव हो गई, तो 120 120 प्लस माइनस 20 आपके पास 100 आएगा। या आप अगला फिगर देख सकते हैं, आपने 200 रुपये कमाए, 200 रुपये अपने कंजम्पशन पे खर्च करते हैं, 0 सेविंग है, तो इन दोनों को आप सम अप करेंगे आपके पास इनकम आएगा। इसी तरीके से अगर हम इस पूरी इक्वेशन को अगर हम y से डिवाइड करते हैं तो y हो गया y अपॉन वाई, c अपॉन वाई प्लस s अपॉन वाई, y अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, c अपॉन वाई द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम होता है एपीसी, रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम का फॉर्मूला होता है एपीएस। इसका मतलब क्या होगा कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। मतलब अगर हम एपीसी को कैलकुलेट करते हैं तो हमें 1 में से अगर एपीएस माइनस करेंगे हमारे पास एपीसी आएगा। सिमिलरली अगर हम एपीएस निकालना चाहते हैं तो हम 1 में से एपीसी माइनस करेंगे, हमारे पास एपीएस आएगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल, सपोज आपकी इनकम, वही सेम फिगर फिर से रिपीट हो रहे हैं, इनकम आपकी 100 बढ़ रही है, कंजम्पशन आपका पहला 40 था 880 बढ़ रहा है, तो इनकम माइनस कंजम्पशन आपका सेविंग आ गया। जब आप एपीसी निकालेंगे, जैसे यहाँ पे 120 अपॉन 100 1.20 आया, क्योंकि आपका सेविंग नेगेटिव में है, तो एपीएस हो जाएगा -20 अपॉन 100 -0.20। जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं 1.20 प्लस -0.20 आपके पास आएगा 1, क्योंकि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। इन दोनों को सम अप करके आपके पास आएगा 1। सिमिलरली क्योंकि इस सिचुएशन में ये ब्रेक इवन पॉइंट है, हमारी सेविंग 0 है, तो एपीसी हो गया c अपॉन वाई 200 अपॉन 201। इसका मतलब एपीएस हमारा हो जाएगा 0 अपॉन 200 0। सो जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं 1 प्लस 0 आपके पास फिर से 1 आएगा, एपीसी प्लस एपीएस आपके पास 1 आएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप एपीसी और एपीएस को निकाल सकते हैं। अगर आपको एपीसी दिए 1 में से एपीसी माइनस करेंगे एपीएस आ जाएगा, अगर आपको एपीएस दिया है तो 1 में से आप एपीएस माइनस करेंगे आपके पास एपीसी आ जाएगा। बच्चों अभी हमने पढ़ा एपीएस एंड एमपीएस का रिलेशन। सिमिलरली हम एमपीसी एंड एमपीएस का रिलेशन भी समझ सकते हैं। भाई हमने अभी मैंने आपको अभी पिछली क्लास में बताया कि इनकम जो भी होती है वो होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग। आप जो भी पैसा कमाते हो या तो कंजम्पशन पे खर्च करते हो या सेव करते हो। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इनकम बढ़ी, भाई सपोज आपकी इनकम बढ़ के 100 रुपये हो गई, अब आपने उस बढ़ी हुई इनकम पर एक पार्ट आपने कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, सपोज 60 रुपीज़, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जो बढ़ी हुई इनकम पर एक पार्ट आप सेव करोगे, तो 60 आपने कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, 40 आपने सेव कर दिया। डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, 60 प्लस 40 विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई, मतलब डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर हम इसकी दोनों साइड्स को डेल्टा वाई से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई हो गया 1, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है एमपीसी, द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, एंड रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम होता है एमपीएस। सो इसका मतलब क्या हो गया, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अगर हमें एमपीसी निकालना है तो हम 1 में से एमपीएस माइनस करके एमपीसी निकाल सकते हैं, और अगर हमें एमपीएस निकालना है तो हम 1 में से एमपीसी माइनस करके एमपीएस निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, अभी तक हमने ये करा कंजम्पशन जो होता है फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। हम कंजम्पशन को सी बार प्लस बी वाई भी करके लिख सकते हैं।
यहाँ पे जो ये सी बार है, ये जो सी बार है इट रिप्रेजेंट्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और जो बी है वो उसको हम लिखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो हम पहले कर चुके हैं। एमपीसी को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पोर्शन है ये तो हमारा हो गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये पोर्शन है इसको बोलते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। इंड्यूस कंजम्पशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी इनकम के साथ बढ़ती है। एक पार्ट कंजम्पशन का फिक्स रहेगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, लेकिन कंजम्पशन का एक पार्ट इनकम के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इसको हम इंड्यूस कंजम्पशन बोलते हैं। तो जब हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन को प्लस करेंगे हमारे पास पूरा कंजम्पशन आएगा। अब आपको कई बार ऐसे करके न्यूमेरिकल आता है, आपको C = C बार प्लस B बार मालूम होना चाहिए। आपको बोला गया C निकालने के लिए, और आपको C बार दे दिया 50, B की वैल्यू दे दी 0.80 एंड Y दे दिया 300, इनकम हमारे को दे दी 300। जब हम इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज डालते हैं हमारे पास कंजम्पशन आएगा विच इज़ 290। ये हमारा आ गया कंजम्पशन विच इज़ 290। कभी कभी इसी न्यूमेरिकल में, इसी तरीके के फॉर्मूला में आपको क्या बोला जाएगा, आपको निकालने के लिए दिया जाएगा y निकालिए, एंड आपको बाकी सारी वैल्यू दी जाएगी। जैसे यहाँ पे C बार दे दिया 40, B दे दिया 0.80, कंजम्पशन ये जो पार्ट है कंजम्पशन दे दिया 100। आप जब सारे के सारे वैल्यूज को फॉर्मूला में डालेंगे आपके पास आ जाएगा 100 विच इज कंजम्पशन इज इक्वल टू 40 ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 0.80 विच इज आर बी एंड वाई हमें फाइंड आउट करना, तो हमने वाई को एज इट इज लिख दिया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 40 हमारा इधर चला गया तो 100 - 40 60 आ गया। 60 इज इक्वल टू 0.80 वाई, और y इज इक्वल टू जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे आपके पास इनकम आ जाएगी विच इज 75।